नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में। ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर सबसे बड़े अपडेट्स के साथ कि अब तक क्या हुआ, कल से लेकर अब तक क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात जो अमेरिकी मंत्री का बयान है कि आज अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ी बॉम्बिंग करने जा रहा है, बिगेस्ट बॉम्बिंग। तो ऐसे में आज रात को ईरान पर क्या होने वाला है, इसकी जानकारी के साथ हम चर्चा में हैं। जो होगा वो तो रिजल्ट कल पता चलेगा, लेकिन अपडेट है कि बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन चलाने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी बयान का मतलब जानेंगे, ईरान अपनी स्थिति को कैसे लेकर चल रहा है वो जानेंगे, कल ट्रंप ने जब इनको सरेंडर करने की कहा तब क्या हुआ वो जानेंगे, ये इस युद्ध में ईरान के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है ये जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि ईरान एक बार माफी मांगकर फिर से युद्ध में कैसे उतर गया, माफी मांगी पड़ोसी देशों से लेकिन फिर से वहां जाकर गोली बरसा दिया। सारी बातों को आज के सेशन में प्रयास करेंगे कि कवर किया जाए। अपडेट्स काफी सारे हैं, लेकर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। तारीख आज 7 है और 7 तारीख के दिन अपडेट में अमेरिका द्वारा अब तक, या अमेरिका और इसराइल के द्वारा अब तक ईरान पर दागे गए गोले और उसकी वजह से हुए नुकसान की चर्चा। सबसे पहले जानकारी है अब तक 1168 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये जानकारी यूएस बेस्ड एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है। देखिए, ऐसे समय पर जब युद्ध के समय पर जब खबरें आ रही होती हैं, सोर्सेस तमाम तरह से होते हैं और खबरों को फैब्रिकेट किया जाता है। बहुत बार खबरों को अपने अनुसार प्रसारित करने का प्रयास हर तरह की मीडिया कर रही होती है, फिर चाहे वो ईरानियन हो या अमेरिकी हो। ऐसे में ये जांचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि किसकी खबर में कितनी सत्यता है। तो प्रयास रहता है कि जो सरकारी हैंडल्स हैं उनकी खबरों को ही आप तक लेकर पहुंचाया जाए और उन खबरों की पुष्टि भी डबल चेक करके कर ली जाए। ये प्रयास बना हुआ है। उसी क्रोनोलॉजी में ये खबर निकल कर आती है कि लगभग 1168 सिविलियंस की मौत अब तक हो चुकी है और 194 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। ये खबर निकलने के साथ साथ ये पता चलता है कि यहाँ पर तमाम उन जगहों को टारगेट किया गया है जो काफी सिग्निफिकेंस रखती थी ईरान के अंदर। अब तक ईरान के अंदर गांधी हॉस्पिटल से लेकर के मतलब काफी ऐसी जगह है जिनको की, जैसे लेमार्ड स्पॉट हॉल के बारे में बात की जा रही है, इस्माइली स्टेडियम, आजादी स्टेडियम, बेसत स्टेडियम, गोल्डस्टोन पैलेस, उन तमाम जगहों को जो ईरान में काफी बड़ी पहचान रखते थे, उन पर हमले जारी हैं। कहा जा रहा है यूएस सेंटकॉम के द्वारा कि उन्होंने 3000 टारगेट को फर्स्ट वीक में इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत टारगेट किया। कुछ इस तरह की तस्वीरें आई कि हमने कौन सी जगह पर निशाने किए और निशानों को अमेरिका ने अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाया। जब ये सब कुछ शेयर हो ही रहा था, उसी बीच में अमेरिकी मंत्री का बयान आता है, स्कॉट बेसेंट का, और वो कहते हैं कि आज रात हम बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जब से लेकर युद्ध शुरू हुआ है तब से। 28 तारीख से आज 8वें दिन में आप हैं और इनके हिसाब से अगर ये बिगेस्ट बॉम्बिंग है और उसमें भी एक कैंपेन की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आज से शुरू होकर कब तक जाएगी नहीं पता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में ईरान पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ईरान पर हमले बढ़ाने के लिए कल हमने कुर्द लड़ाकों के एंटर करने की बात की थी कि उनको उकसाया जा रहा है। केवल उनको ही नहीं, ईरान द्वारा हर उस संभव प्रयास, अमेरिका द्वारा हर उस संभव प्रयास को किया जा रहा है जिससे ईरान को कमजोर किया जा सके। जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का प्रयास किया कि हम यहां से ऑयल और गैस निकलने नहीं देंगे। इसके लिए अमेरिका ने अनाउंस किया कि दुनिया का 20% तेल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है और वो ईरान की वजह से नहीं निकल पा रहा है, और ऐसे में जो भी इंश्योरेंस देने वाली, जहाजों को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं, वो इंश्योरेंस के दाम बढ़ा चुकी हैं या फिर जहाज ले जाने से इनकार कर रही हैं। तो हम इंश्योरेंस प्रोवाइडर बनकर आ रहे हैं, हम गारंटी देते हैं। बाहर मार्केट के लिए हम $20 बिलियन का फंड लेकर आ रहे हैं यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत। अगर नुकसान होता है तो उसको हम हर्जाने के रूप में देंगे। अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई हुई दिक्कत से तेल कंपनियों को अगर नुकसान होता है, जहाजों को नुकसान होता है, हम भुगतान करेंगे। और इतना ही नहीं, हम किसी भी जहाज को पायलट करेंगे, एस्कॉर्ट करेंगे और उन्हें वहां से सेफली निकालेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका पूरी तरह व्यापार चलता रहे ये सुनिश्चित करेगा। आपको शायद याद हो, हमने आज मॉर्निंग के सेशन में भी जिक्र किया है इस बात का कि इन लोगों ने इसी दौर में भारत को कहा है, भारतीय रिफाइनरियों को कहा है कि अगर आपका तेल आना बाधित होता है तो आप रूस से तेल परचेज कर सकते हैं। इस पर हमने दिन में सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि भारत के अंदर इस मामले में भी बहुत राजनीति गर्मा गई है कि अमेरिका होता कौन है ये कहने वाला कि 30 दिन तुम तेल खरीद लो, पहले तुम प्रतिबंध लगाते हो, फिर खोल देते हो, अब 20 दिन 25 दिन की परमिशन दे देते हो। ये सब चल क्या रहा है? खैर, फिलहाल के लिए हम वापस से इसी मुद्दे पर लौटते हैं। तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के देशों में तेल सुनिश्चित रहे, पहुंचता रहे, इसके लिए तेल की कंपनियों के जो जहाज हैं उनको तो सुरक्षित पार करवाएगा ही। अगर कुछ होता भी है तो $20 बिलियन का उसने अलग से फंड रखा है, ऐसा इन्होंने अपनी जानकारी में दिया। इन्होंने ये भी बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं सेंटकॉम की तरफ से जानकारी की, वो जो भी हमें जानकारी देंगे उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। अब ट्रंप ने जब से युद्ध शुरू हुआ है, ट्रंप लगातार इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि जैसे ही खमनेई हटेंगे, खमनेई प्रॉब्लम थे अमेरिका की नजर में, वो हटेंगे, ईरान के हालात बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी जो अमेरिका और ईरान के जो एम्बेसडर भारत में हैं, उनके बयान से ये पता चलता है कि उन्हें इस युद्ध में या तो जीत चाहिए या शहादत।
इसका मतलब खमनेई के बाद ईरान ने जो रुख अपनाया है वो सरेंडर करने जैसा तो नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कल अपने ट्रुथ के माध्यम से यह कहा गया कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहिए। इस बात पर ईरान की तरफ से जो बयान दिया गया वो हमारे देश में भी राजदूत ने आकर दिया, वो यही ईरानी राजदूत ने कि हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं, हम या तो युद्ध जीतेंगे या शहादत को प्राप्त होंगे। सीधा सा अर्थ है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को लेकर के कि उसे खमनेई बदलने थे, रेजीम चेंज करनी थी, उसको लेकर के या तो मिसकैलकुलेट कर गया या फिर अमेरिका को पहले ही ईरान को अस्थिर करने की योजना बनानी थी। जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए पूरे इराक को ध्वस्त किया गया, कारण बाद में पता चला कि अमेरिकी कंपनियां इराक में तेल चाहती हैं, अब कुछ वैसी ही कैलकुलेशन ईरान के बारे में भी निकल कर आ रही हैं। खमनेई एक बहाना थे, असल में इन्हें ईरान को अस्थिर करना था, ईरान को इतना बुरी तरह नष्ट करना था कि अमेरिकी कंपनियां यहां पर पहुंचे और इनके तेल को बाहर निकालकर बेचने लगे। अब तेल की क्या कहानी है? असल में ईरान दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा तेल का भंडार रखता है, सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास, फिर सऊदी अरब के पास और फिर ईरान के पास है। वेनेजुएला अब अमेरिका के ऑलमोस्ट कंट्रोल में है और अब ईरान की बारी है। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में जहां वेनेजुएला का तेल बहुत कठोर तेल माना जाता है, हार्ड ऑयल माना जाता है, जिसको रिफाइन करने की क्षमता बहुत कम रिफाइनरी में है, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, केमिकल्स उसमें बहुत ज्यादा मिक्स हैं, उन्हें रिफाइन करने में खर्च बहुत आता है। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान का तेल है वो बहुत ज्यादा प्योर ऑयल कैटेगरी में आता है, हल्का ऑयल कंसीडर किया जाता है। रिफाइनरी कम खर्च पर बहुत ज्यादा अच्छे से रिफाइन तेल निकाल पाती है, अर्थात उसमें कम मिलावट है और कम मिलावट से पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का तेल, ये जहाज का जो फ्यूल है वो सब आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कहानी इस तरह से बदल रही है कि न्यूक्लियर वेपन का बहाना बनाकर रेजिम चेंज की मंशा रखकर ट्रंप ने जो हमला किया वो अल्टीमेटली तेल तक पहुंचने पर पहुंचा है। ये जानकारी भी आज अमेरिका के ही एक बयान में निकलकर आई। कुछ अमेरिकी अधिकारी थे, उनका टीवी इंटरव्यू बाहर निकल कर आया। अब चर्चा इस बात की कि ईरान ने इस बीच में क्या किया। तो ईरान एमलेसली टारगेट कर रहा है, अमेरिका को वो टारगेट कर नहीं पा रहा क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा है। अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं जिन देशों में, उन्हें वो टारगेट करना चाहता है और ऐसे में हाल ही में ईरान ने इन देशों के साथ माफीनामा भी भेजा और कहा कि हम आप पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन उस माफीनामे के तुरंत बाद फिर हमला हो जाता है। इस मामले में कहीं अमेरिकी उकसावा तो नहीं, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल चल रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साहब, ट्रंप ने 6 तारीख को कहा कि हम अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। कैरोलिना लेविट बाहर निकल कर आती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करे, यही हम आपसे चाहते हैं। और इसी बीच में अमेरिका ने इजराइल को $152 मिलियन के इमरजेंसी वेपन बेच दिए कि आप इन्हें चलाओ और इजराइल के ऊपर गोले बरसाओ, ईरान के ऊपर गोले बरसाओ। इजराइल की सुरक्षा के लिए ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में जहां पर R4 तैनात है, वॉरशिप कैरियर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात है, वहीं पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है जॉर्ज H.W. बुश, USS जॉर्ज H.W. बुश नाम से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे भी रवाना कर दिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान के साथ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। जब इनसे पहले R4 नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर आकर रुका था हाइफा में, उस दिन से 27 तारीख को आकर रुका था, 28 से हमले शुरू हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही अब 10 दिन बाद ये जॉर्ज H.W. बुश नाम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी इजराइल के पास पहुंच रहा है। इसके 2 मायने हैं कि ईरान आने वाले समय में इजराइल पर और ज्यादा हमलावर होगा और उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका वहां पर पहुंच रहा है, या फिर दूसरा, पर्शियन गल्फ से अमेरिका हमला नहीं करना चाहता, इसलिए मेडिटेरेनियन सी में अपने जहाजों को लेकर पहुंच रहा है। अब तक अमेरिका 3 जहाजों को लेकर पहुंच चुका है, उनमें से अब्राहम लिंकन, R4 और अब जॉर्ज W. बुश के नाम से इनका यहां पर जहाज आ रहा है। आइए, इस बीच में ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए जो कुर्दिश फोर्स भेजने की बात थी, उनकी तरफ से एक लीडर बाहर निकल कर आते हैं और वो अपनी तरफ से इस बात के अंदर स्पष्टता जाहिर करते हैं कि नहीं, ये इतना आसान काम नहीं होगा ईरान के अंदर घुस के कुर्द फोर्सेस को लेकर के उनके रेजीम को चेंज करना। इस पूरी कियोस में क्योंकि केवल 2+2=4 नहीं चल रहा है, बहुत से फ्रंट पर वॉर चल रही है, ऐसे में अमेरिका का कैलकुलेशन है कि वो 4 से 6 वीक और लड़ने वाला है। ये यहाँ के स्पोक पर्सन का बयान है, अमेरिका राष्ट्रपति के। उनका कहना है कि एपिक फ्यूरी को वो 4 से 6 वीक तक चलता हुआ महसूस करते हैं, लगभग 1.5 महीना अभी और चलेगा, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन है। इस बीच में वो क्या करेंगे? इस बीच में वो आज से हैवी शेलिंग शुरू करने वाले हैं, बॉम्बिंग शुरू करने वाले हैं, बहुत से ईरानी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। लेकिन इसी बीच में ईरान के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो मदद करना चाहता है अमेरिकी एजेंसीज की, क्योंकि कुर्द लड़ाकों में एक डर बचा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान उन्हें टारगेट करके उनका अस्तित्व मिटाए। इस बीच में ईरान के लिए अमेरिका ने आज एक चाल चली। चाल ये है कि CIA जो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, इन्होंने आज एक संदेश जारी किया पर्शियन भाषा में। जो संदेश था वो कुछ इस प्रकार से हमने डिकोड किया और उस संदेश में ये था कि यदि आप ईरान में हैं और आप हमें कोई गुप्त सूचना देना चाहते हैं तो आप टॉर के माध्यम से इस सूचना को भेजें।
टॉर एक सर्च इंजन की तरह, जैसे सफारी जिस तरह से है, गूगल क्रोम जिस तरह से है, एक लिंक समझिएगा, वेबसाइट, सर्च इंजन ही समझिए, जिसको वीपीएन के थ्रू अगर यूज किया जाए तो ये पता नहीं चलता कि आपने संदेश कहां से भेजा है। ईरान के लोगों को कहा जा रहा है कि पहले तो आप लोग वीपीएन यूज करें, फिर सीआईए की वेबसाइट पर आएं और बकायदा एक एड्रेस जारी किया गया कि आप हमें सूचना जब दें तो टॉर के थ्रू दें। और टॉर के लिए इन्होंने जो एड्रेस दिया वो ये था, शायद आप लोग इसको पढ़ करके समझ जाएं, कुछ ऐसा कोड सा दिया कि आप इस एड्रेस को पेस्ट करें टॉर के थ्रू और हम तक आपकी सूचनाएं पहुंच जाएंगी। अर्थात अगर ईरान के अंदर कुछ ऐसी उठापटक की संभावना है, जो लोग चाहते हैं मदद करना अमेरिका की, कुछ गुप्त सूचनाएं अगर देना चाहते हैं, तो आप हमें सूचनाएं देने के लिए इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। सीआईए आपकी पूरी सूचनाओं को पढ़ेगा, सूचनाओं पर आपको रेस्पॉन्स देगा, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं आपको ही निशाना ना बना लिया जाए। इसीलिए आप ईमेल का अगर एड्रेस दें तो वो दीजिएगा जिसे चाइना और रशिया यूज ना करते हो। ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में देकर ईरानियों को जानकारी अमेरिका के द्वारा दे दी गई। इसी बीच में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने आज एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में इन्होंने बताया, अब इंटरेस्टिंग बात थी, मार्को रूबियो का डिपार्टमेंट है, मार्को रूबियो जिस समय पर अमेरिका ईरान से लड़ रहा है वो मादुरो की फोटो डाल रहे हैं। उद्देश्य फिर से साफ दिखाई दिया कि मादुरो सत्ता परिवर्तन तक के ही प्रतीक नहीं थे, वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना अमेरिका की असली आवश्यकता थी। वेनेजुएला का तेल उनके कब्जे में है, इसी से निकल कर आता है कि अमेरिका रेजिम चेंज नहीं, ईरानी तेल के ऊपर फोकस कर रहा है। यह बयान भी आज सरफेस होता है जिसमें यूएस विल सीज ऑल द ऑयल फ्रॉम ईरान, ऐसा व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने कहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका अगर ईरान की वजह से उसे कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के नाम पर ईरान पर फिर से प्रतिबंध ला देगा और जो सत्ता यहां बनकर आएगी उसके साथ युद्ध रोकने की शर्त में इनके तेल पर कंट्रोल मांगेगा। दुनिया में तेल के लिए अमेरिका वेनेजुएला को पहले ही कब्जे में ले चुका है और ईरान को भी कब्जे में लेने की तैयारी में है। ये वो इंटरव्यू है जिसमें नेशनल इमरजेंसी डोमिनेंस काउंसिल एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू हैव टू वरी about these issues in the Strait of Hormuz because we are going to get all the oil out of the hands of the terrorist, कि हम उन लोगों के हाथ में से सारा की सारा तेल छीन लेंगे। अर्थात रेजिम चेंज फिर से एक बहाना था, ईरानी तेल असली निशाना था, जो दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर ईरान के पास है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज भी दुनिया की बहुत सी रिफाइनरी गुपचुप तरीके से ईरान का तेल परचेज करती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा परचेज चाइना करता है, लेकिन बहुत सी रिफाइनरी अलग अलग टैग से, शैडो फ्लीट से ईरान का ऑयल खरीदती हैं। यही कारण है कि लगभग $47 बिलियन का आज भी ईरान तेल बेचता है। उस ईरान के तेल की खासियत जब कंपेयर की जाती है तो कुछ ऐसे है कि ईरान का ऑयल एज ट्रांसपेरेंट एज यूजफुल, वहीं दूसरा वेनेजुएला का तेल एकदम गाढ़े कीचड़ जैसा है, साफ करने में सबसे ज्यादा खर्चा आता है। अमेरिका के तेल को भी साफ करने में खर्चा आता है और ईरान का तेल रेडीमेड प्रकार का है, बस हल्का सा रिफाइनरी यूज और इसको काम में ले पाते हैं। यही कारण है कि जब क्रूड ऑयल की कीमतों की चर्चा होती है तो क्रूड ऑयल तो एक ही भाव पर नाप देते हैं, उस ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर ईरानी तेल सबसे एफिशिएंट रिफाइनरियों के लिए रहता है। तो अमेरिका असल में तेल के लिए ये मेहनत कर रहा है। ये बात आज खुद व्हाइट हाउस के ही नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बयान से दुनिया के सामने आई। अर्थात दुनिया को यह बताकर हमला करने की नीति कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हम इसलिए कि ये डेथ टू अमेरिका बोलते हैं, ये इसलिए कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उन सब से इतर ये यहाँ के तेल के लिए इस देश पर भी हमला किए हैं। ये साफ साफ यहाँ पर आज स्थापित होता हुआ दिखता है। ईरान क्या कर रहा है? खमनेई के चले जाने के बाद ईरान अपने सबसे पहले सुप्रीम लीडर को ही अनाउंस नहीं कर पा रहा है। कल तक जो खबर थी कि खमनेई के बेटे को ही इन्होंने सुप्रीम लीडर बना दिया है, उस खबर में आज सत्यता के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ, खड़ा इस बात का कि सुप्रीम लीडर का ये नाम अनाउंस नहीं करेंगे। संभावित लोगों में नाम है क्योंकि अमेरिका सुप्रीम लीडर अनाउंस होने के तुरंत बाद ही उसको भी निशाना बना लेगा। इसीलिए अमेरिका अपनी स्टैंड देता है और कहता है कि हमारे बिना बताए किसी को सुप्रीम लीडर मत बनाइएगा, सत्ता हम डिसाइड करेंगे कि ईरान में कौन चलाएगा। खैर, इस बीच में अपडेट आता है कि ईरान ने हाल ही में युद्ध के 8वें दिन सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसे थाड कहते हैं, उस सिस्टम को निशाना बनाया। थाड बिल्कुल S-400 समझिए, और S-400 अमेरिकी S-400 में, जिस तरह से आपको पहले भी कहता आया हूं, और अमेरिका के जो तैनात 5-7 सिस्टम है उनमें से एक को इन्होंने निशाना बना दिया है। लेकिन इस निशाने को बनाने से पहले ही ईरान की तरफ से एक माफीनामा भेजा गया था साथ के देशों को कि सुनो यार, हम आप पर हमला नहीं करना चाहते। कुछ वीडियो फुटेज है, हम उसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते कि इस तरह से थोड़ा क्योस क्रिएट हो रखा है, आपाधापी लोगों में हो रखी है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं तेहरान टाइम्स की तरफ से। तेहरान यानी ईरान की तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं उसके चलते मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरब लीग के देश हैं, इनके विदेश मंत्री ऑनलाइन बैठक करने जा रहे हैं। और उस ऑनलाइन बैठक से पहले जो यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो आज दोपहर में कहते हैं कि yesterday in the temporary leadership council we made the decision that from now on Iran will no longer attack neighboring countries unless attacks are carried out from there।
बोले हम लोगों ने कल की एक बैठक बुलाई थी, उसमें ये डिसाइड किया कि ईरान आप लोगों को अब नहीं मारेगा। ये खबर दोपहर तक निकल ही रही थी और शाम होते होते, यानी कि आपका जब सेशन में करने जा रहा था उससे पहले खबर निकल कर आती है कि दुबई के एयरपोर्ट पर, जिसका नाम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर शहीद ड्रोन जो है ईरान का आकर के फटा है। मतलब यहां पर पहले बात चल रही है कि हमले नहीं करेंगे और उसी बीच में हमले हो जाते हैं। समझ ये नहीं आ रहा है कि ईरान चाह क्या रहा है और किस देश के खिलाफ वो एक्शन ले रहा है। कुल जमा अर्थ केवल इतना है कि अमेरिका के मतलब अगेंस्ट ईरान शांत नहीं बैठने वाला है, और जहां तक बात हो अपने सुप्रीम लीडर की, तो वो अमेरिका को उसे भी घोषित नहीं करने वाला है। अमेरिका अपनी तरफ से आने वाले समय में हमले करेगा, ये संभावित है। लेकिन एक चर्चा और है कि ईरान को रूस के द्वारा इंटेल दी जा रही है, खुफिया जानकारी दी जा रही है कि कौन सी जगह पर आप हमला कर सकते हो, क्योंकि ईरान का सैटेलाइट सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। इस बात को जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया तो वो थोड़ा उखड़ गए। जब रक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी गुप्तचर एजेंसी दुनिया की सबसे सक्षम गुप्तचर एजेंसी है, उन्हें सब पता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। अगर कुछ ऐसा होगा तो ट्रंप सीधा वर्ल्ड लीडर्स को बात करके बोल देंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर अमेरिकी एरोगेंस चरम पर है। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की तरफ निकला हुआ है। ईरानियंस का बयान यह है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक हम शहीद नहीं हो जाते। या तो हम जीतेंगे या शहादत को प्राप्त होंगे। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा आपकी नजर में? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे कोर्सेज जिनमें हमने आपको तमाम एनिमेटेड वीडियोस बनाना, कंटेंट राइटिंग करना, इमेजेस बनाना, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो चीजें सिखाई हैं वो कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन इसके ऊपर से ऑफर फिलहाल खत्म हो गया है। जिन्होंने एनरोल किया ऑफर के थ्रू, उन सबका वेलकम है। बाकी सभी साथियों के लिए कोर्सेज ओपन रहेंगे, आप जब चाहें इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।